कहानी की शुरुआत भविष्यवाणी से होती है, जहाँ वह व्यक्ति जिस पर देवताओं का आशीर्वाद है उसका जन्म होगा। ब्रेलोव परिवार में जुड़वा बच्चों के होने से पहले ही ये भविष्यवाणी की गई थी। मानो भविष्यवाणी सच हो गई हो। नोज़िया छोटी बहन है जो बड़ी होने पर परी सी मुस्कान वाली तथा उसके बाल चमकीले चांदी के सुनहरे हैं। जब वह छोटी बच्ची थी तभी उसने अपने मैजिक को जागृत कर लिया था और वह अपने वाटर एलिमेंट को अच्छी तरह से काबू में कर सकती थी। नोज़िया को सभी कहते थे कि वह देवताओं की प्यारी बेटी है। दूसरी ओर तनीषा जो कि बड़ी बहन है, वह जब भी भीड़ में जाती है तो गॉसिप का विषय बन जाती है। देखो इसके काले बाल, ऐसा लगता है जैसे किसी ने इसके सिर पर गंदा पानी डाल दिया है। उसके उदास चेहरे की बात मत करो, मैंने उसे कभी मुस्कुराते नहीं देखा है। उसकी बहन पानी के जादू को कितने अच्छे से काबू में कर सकती है। मैंने सुना है कि उसके पास कोई एबिलिटी नहीं है। वो दोनों जुड़वा बहनें हैं, फिर भी एक दूसरे से कितनी अलग है। एक है जिसके पास एबिलिटी है और उसे देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त है, लेकिन दूसरी सभी उसे बुरी नजरों से देख रहे थे। दोनों लड़कियों द्वारा बोले गए कठोर शब्द तनीषा सुन रही थी। उसने ऐसा नहीं सोचा था कि क्राउन प्रिंस की बर्थडे पार्टी में उसे ये अपमान सुनने को मिलेगा। वे तनीषा पर हंसते हैं और कहते हैं कि छोटी बहन के पास सब है और दूसरी के पास कुछ नहीं। वे दोनों रईसों की बातों का एक मुख्य विषय बन गई थी। तनीषा अब ये सहन नहीं कर सकती थी, इसीलिए वे कमरे से बाहर जाने लगती है। सभी उस पे हंसने लगते हैं। वह ग्लास को कसकर पकड़ती है और उसे जोर से फर्श पे फेंक देती है। सभी चौंक जाते हैं। आज का दिन थोड़ा अलग था। वह दिखावा करती है कि मैं बहुत लापरवाह हूँ और मेरे हाथ से ग्लास फिसल गया। वह दिखाती है कि वह कितनी मासूम है और उन लड़कियों को देखती है जो उसका अपमान कर रही थी और प्यारी सी मुस्कान के साथ बोलती है, आप मेरे बारे में बात कर रही हो क्या? आप दोबारा से बोलेंगी? मैंने सुना नहीं। वह लड़की अचानक से डर जाती है और बोलती है, मैं नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा। तनीषा आगे बढ़ती है और फर्श पर गिरे ग्लास पर अपने जूते को इस प्रकार रगड़ती है और कहती है, मैंने सुना कि उनमें से एक देवताओं को प्रिय है और उसे देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त है, लेकिन दूसरी वाली, उसके बाद क्या कहा आपने? दूसरी वाली मतलब मैं, है ना? यही कहना चाहती थी ना? वह लड़की घबराहट में बोलती है कि मेरा मतलब मैं ये देखकर उत्सुक हूँ कि तनीषा बड़ी होकर कितनी अच्छी लड़की बनी है। यह सुनकर तनीषा मुस्कुराती है और कहती है, मुझे याद नहीं मैंने आपसे मेरे बारे में कोई राय पूछी है, क्या आप मेरे बारे में बकवास करना बंद करेंगी? इसके बाद वह गुस्से से कहती है, सभी सुनो, अगर मैं किसी को मेरी पीठ पीछे बुराई करते देखती हूँ तो चाहे वह कोई भी हो, मैं उसका मुंह चीर दूंगी। वह अपने आप से कहती है, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगी कि मेरा कोई फायदा उठाए। पहले मुझे ये नहीं पता था कि ये एक याद है, एक किताब है जो मैंने अपने पिछले जन्म में पढ़ी थी। पिछले जीवन की मुझे आखिरी बात यह याद है कि जहाँ मैंने अपनी जॉब छोड़ दी थी और मैं घूमने निकल गई थी। जिस प्लेन में मैं ट्रेवल कर रही थी वह टेक ऑफ के बाद क्रैश हो गया था और मैं मर गई थी। के बाद वह अपने आप को अजीब जगह पर देखती है जहाँ कोई उसे बुला रहा हो, इकट्ठे हो रहे हो, चिंता भरी आवाज सुनाई दे रही है, मिस अपनी आंखें खोलिए प्लीज। जब नौज़िया आंखें खोलती है तो अपने आप को किसी और जगह, किसी और के शरीर में पाती है। डॉक्टर इसका इलाज करते हैं और कहते हैं, यह चमत्कार है कि तुम्हें कोई गंभीर चोट नहीं लगी, लेकिन वह कहीं और ही खोई हुई थी। उसका नाम तनीषा है, उसकी बहन का नाम नौज़िया है और वह ब्रेलोव परिवार का हिस्सा है। अभी उसे अचानक याद आया कि यह एक लोकप्रिय किताब है जिसमें दो जुड़वा बहनों के बारे में है जो एक दूसरे से बहुत अलग है। मैं नौज़िया जो कि छोटी बहन है सबको प्यारी है और तनीषा जो कि बड़ी बहन है कुछ विशेष नहीं है। तनीषा शर्मीली थी। समय बीता वह सोचती है कि आखिर भगवान ने नौज़िया को सब कुछ क्यों दिया? उसके पास वह सब नहीं है जो उसकी बहन के पास है। अगर वह नौज़िया बनकर जन्म लेती तो उसके पास सब होता। ठीक है, तनीषा कहानी की एक खलनायिका है। तो मैं तनीषा हूँ ना? उसने अपनी मुट्ठी को कसा और आश्चर्य से कहा, शायद इसीलिए मैंने इतनी काल्पनिक कहानियां पढ़ी हैं। यह उतना भी चौंकाने वाला नहीं है जितना मैंने सोचा था। वह अपने आप को मिरर में देखती है और कहती है, इसका मतलब अब मैं एक नोबल लड़की हूँ और मुझे वास्तविकता को स्वीकार कर लेना चाहिए। मैं मर चुकी हूँ और अपनी पहले वाली दुनिया में वापस नहीं जा सकती हूँ और इससे मुझे कोई परेशानी भी नहीं है, क्योंकि मैं जब वहाँ थी तो मेरा कोई परिवार नहीं था और मैंने बहुत कुछ सहन किया है, लेकिन वह इतना भी बुरा नहीं था। वह महंगे महंगे कपड़े ट्राई करती रहती है और जो भी वह पहनती है वह उस पर बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। वह अपने आप को मिरर में देखती है और कहती है, मैं कितनी खूबसूरत हूँ। मैं तनीषा नहीं हूँ, फिर भी कितने मजे से खा रही हूँ। मैं नौज़िया के व्यक्तित्व या योग्यता से नाराज नहीं हूँ। मैं क्यों करूँगी? मैं पहले से ही जवान, अमीर और सुंदर लड़की हूँ। वह सोचती है कि मुझे उन सुख सुविधाओं के आनंद लेना चाहिए जो मेरी पिछली जिंदगी में नहीं मिले थे, लेकिन खुशी ज्यादा दिन तक नहीं रही। हमेशा की तरह वह एक दोपहर चाय पी रही थी और लिख रही थी। दो नौकरानियाँ फुसफुसा रही थी कि मिस तनीषा कुछ अलग सा ही बर्ताव करती है, तुम्हें नहीं लगता? हाँ लगता तो है। घोड़े से गिरने के बाद वह अलग ही व्यवहार कर रही है। वैसे क्या तुमने सुना है? क्या सुना है? मेरा मतलब है कि लोग लगातार गायब हो रहे हैं। मैंने सुना है कि मानव हथियारों के प्रयोग के कारण यह हो रहा है। यह कलूला एम्पायर में हो रहा है। यह सुनते ही तनीषा चौंक जाती है और उसकी चाय गिर जाती है। वो ट्रे घबराहट से दौड़ती है और कहती है, मिस क्या आप ठीक हैं? जल्दी से अपने रुमाल से मुंह साफ करते हुए कहती है, मैं ठीक हूँ। इम्पोर्टेंट यह है कि तुम अभी क्या कह रही थी? क्या हो रहा है कलूला एम्पायर में? ट्रे घबराते हुए कहती है कि चारों ओर अफवाहें हैं कि इंसानों पर हथियारों के एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। कलूला एम्पायर में इस साल ज्यादा लोग लापता हुए हैं पिछले साल से अधिक, लेकिन ये सब अफवाहें। आप चिंता मत कीजिए मिस। तनीषा चिंतित होकर बोलती है, ओ गॉड,
तभी तनिष्या को याद आता है कि कहानी में ऑरवन एम्पायर और कलुला एम्पायर एक दूसरे के खिलाफ हैं और जंग हारने पर तनिष्या की मौत हो जाती है। कहानी का अंतिम रहस्य यह है कि जिसने तनिष्या को मारा है वह एस्कॉन है, जो ह्यूमन एक्सपेरिमेंट के बाद भी बच गया और बहुत शक्तिशाली बन गया, जैसे कोई मॉन्स्टर हो। तनिष्या अपने आप से कहती है कि शांत हो जाओ, अभी मेरे पास टाइम है। एस्कॉन एक बार प्रयोगशाला से भाग गया था जब वह 15 साल का था, लेकिन उसे किसी ने गलत समझ लिया और गुलाम के रूप में ऑरवन एम्पायर को बेच दिया। यही कहानी में हुआ था। क्योंकि तनिष्या और एस्कॉन एक ही उम्र के हैं, इसका मतलब यह इस साल ही होगा। तनिष्या विट्रे से पूछती है कि राज्य में गुलामों का बाजार कहाँ है। विट्रे आश्चर्य से कहती है कि मिस, आप गुलामों के बाजार के बारे में क्यों पूछ रही हैं? तनिष्या सोचती है मुझे समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, गाड़ी तैयार करो अभी इसी वक्त। अचानक दरवाजे के खटखटाने की आवाज आती है। एक्सक्यूज मी मिस। वह दरवाजे को देखती है और कहती है अंदर आ जाओ। एक लड़का जो पुराने कपड़े में है दरवाजा खोलता है और कहता है मैंने नहाने का पानी गर्म कर दिया है आपके कहने के मुताबिक। वह आश्चर्य से खड़ी रहती है और सोचती है मैंने इसे कहीं देखा है। काले बाल, सुनहरी आंखें, गहरे टैटू। उसकी ओर इशारा करते हुए वह कहती है तुम्हारा नाम क्या है? लड़के ने कहा मैं एस्कॉन हूँ। वह आश्चर्य में थी और अपने आप से कहती है कि आखिर एस्कॉन यहाँ क्या कर रहा है मेरे घर में? इस प्रकार की घटना कहानी में तो नहीं थी। वह सोचती है कि वह एस्कॉन की तलाश में निकलने वाली थी, लेकिन वह अब यहाँ है तो उसे खुश होना चाहिए। वह सोचती रहती है कि आवाज आती है मास्टर। वह एस्कॉन को देखती है। वह कहता है आपको कुछ और चाहिए? नहीं तो मैं जा सकता हूँ। तनिष्या कहती है ठीक है तुम जा सकते हो। एस्कॉन झुकता है और चला जाता है। तनिष्या सोचती है वह बड़ा जल्दी में चला गया, जैसे कि वो मुझे अवॉइड कर रहा हो। नौकरानियां आश्चर्य में थी कि मिस ने उसे आसानी से कैसे जाने दिया। इतने में तनिष्या पीछे मुड़कर देखकर कहती है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो? वह कहती है कुछ नहीं माय लेडी, वह पहले से जल्दी चला गया। तनिष्या सोचती है कि इस शरीर में आने से पहले क्या तनिष्या ने कुछ किया होगा। वह कहती है क्या होता था पहले? नौकरानियां घबरा जाती है। वह कहती है कि मैं तुम पर गुस्सा नहीं करूंगी अगर तुम मुझे याद दिलाने में मदद करोगी तो। नौकरानी कहती है माय लेडी आप उससे शुरुआत से ही नफरत करती हैं। वह कहती है कि आपको उसके काले बाल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आपके नहाने का पानी तैयार होने पर भी आप उसे बाल्टियों से पानी भरवाती हैं और जब कभी भी आपको गुस्सा आता है तो आप बिना वजह उसको चाबुक से मारती हैं। तनिष्या यह सब सुनकर सोचती है कि मैं स्वयं ही अपने मृत्यु के झंडे गाड़ रही हूँ, अपनी मृत्यु को स्वयं ही आमंत्रित कर रही हूँ। वह सोचती है एक मिनट, लेकिन कहीं मैंने ही तो उसे कलुला एम्पायर में नहीं भेजा था। कहानी में एस्कॉन लैब से भाग गया था और ऑरवन एम्पायर में था, लेकिन किसी कारण से वह पकड़ा गया और वापस लाया गया, लेकिन कहानी में इसका कारण कहीं नहीं बताया था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह जरूर ही मारी जाएगी। इतने में विट्रे कहती है कि माय लेडी क्या आप गुलामों के बाजार में जाएंगी? तनिष्या जवाब देती है कि नहीं, इसके बारे में तुम भूल जाओ। वह सोचती है कि मुझे इस जीवन के बारे में नहीं भूलना चाहिए और कोई हल निकालना चाहिए। जब वह रात को सोती है तो उसे एक सपना आता है, लेकिन वह सपना नहीं एक याद थी, जिसमें वह गुलामों के बाजार में एस्कॉन से मिलती है। वह उसके शरीर पर प्राचीन भाषा के निशान देखती है। के अलावा वह उसके शरीर पर कई जादुई स्पेल भी देखती है, जिससे कि वह उसे मानव हथियार बना सके। और तनिष्या पहली बार एस्कॉन को देखती है तो वह सोचती है कि यह एक आम शरीर है जिसमें स्पेशल एबिलिटीज हैं और शायद इसकी मदद से वह भी अपनी बहन की तरह पानी को काबू में कर सकती है। यह एबिलिटी नोजिया की है जो वह नहीं छू सकती है, लेकिन इन जादुई फॉर्मूलों और प्राचीन भाषा से वह जादू कर सकती है। वह एस्कॉन की सीक्रेट एबिलिटी का पता करने के लिए उस पर एक्सपेरिमेंट किया करती है। वह उसे टॉर्चर करती है और कहती है कि तुम इससे बच नहीं सकते, तुम एक आम आदमी नहीं हो, बताओ मुझे तुम्हारे पास कौन सी एबिलिटी है। वह मुस्कुराती है और कहती है बताओ मुझे तुम क्या क्या कर सकते हो। वह कोई जवाब नहीं देता और तनिष्या को देखता रहता है। तनिष्या कहती है तो तुम कुछ नहीं कहोगे, और वह चाबुक मारती रहती है और वह दर्द सहन करता रहता है। वह गुस्से में और तेजी से चाबुक मारती है, लेकिन फिर भी वह कुछ नहीं कहता है और दर्द सहन करता रहता है। वह आश्चर्य में कहती है कि क्या हो रहा है। तनिष्या मुस्कुराते हुए उसके शरीर को छूती है और कहती है क्या तुम्हारा शरीर लोहे का बना है? इतने में उसके शरीर पर बने जादुई निशान चमकने लगते हैं। देखकर ऐसा लग रहा था कि 100 से भी अधिक व्यक्ति उसे हरा नहीं सकते, लेकिन तनिष्या की चाबुक नहीं रुकने वाली थी। वह कहती है कि आखिर तुम्हारा शरीर कितना सहन कर सकता है। यह सुनकर एस्कॉन डरने लगा। वह नहीं सोच सकता था कि वह अब और कितना सहन कर सकता है। सोते हुए तनिष्या सपने में उस तनिष्या को कहती है कि रुक जाओ, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तनिष्या एस्कॉन को एक के बाद एक चाबुक से मारती रहती है, पर फिर भी तनिष्या उस डरावने सपने से उठ नहीं पाती है। बार बार चाबुक की मार और दर्द की आवाजें सुनकर वह चिल्लाती है बस बहुत हुआ, और उसकी आंखें खुलती है। वह अपने बिस्तर पर लेटी रहती है और उठने की कोशिश करती है। वह अचानक से उठती है और सोचती है यह क्या था। वह सोचती है कि ये सिर्फ एक सपना नहीं है, बल्कि वह याद है जो उसने कहानी में पढ़ी थी। उसने एस्कॉन को टॉर्चर नहीं किया, बल्कि उसे बहुत दर्द भी पहुंचाया है, जिसका वह अनुभव भी नहीं कर सकती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह उसे कलुला एम्पायर में बेच देगी और वह उससे बदला लेने के लिए वापस आएगा। वह सोचती है कि कहानी को बदलना होगा ताकि वह उससे बदला न ले। तनिष्या सुबह तैयार होकर अपनी नौकरानी के साथ एस्कॉन के कमरे में जाती है। वह दरवाजा खोलती है और कहती है एस्कॉन। एस्कॉन नहाने
के बाद में अपने आप को टॉवल से सुखाता रहता है और वह आश्चर्य से कहता है, मास्टर आप यहाँ। वह भारी सी आवाज में कहता है, क्या आपको किसी चीज की आवश्यकता है? यह सुनकर तनीषा को लगा कि आखिर क्यों एस्कोन उससे इतनी विनम्र और ध्यान से बात कर रहा है। क्या होगा अगर वह वापस से उसे उसी तरह व्यवहार करे तो? वह कहती है कि कुछ खास नहीं, आज से तुम यहाँ न रहकर मेंशन में रहोगे। एस्कोन यह समझ नहीं पाता है और वह सोचता है कि शायद उसने गलत सुना होगा। तनीषा एस्कोन से कहती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि वह अब अच्छे से रहेगा। तनीषा कहानी को बदलने की पूरी कोशिश कर रही थी। तनीषा एस्कोन से कहती है कि आज से तुम मेरे पर्सनल सर्वेंट हो। वह एस्कोन को देखकर सोचती है कि शायद अब वह एक अच्छे अंत तक पहुंच पाएगी। तनीषा कहानी को बदलना चाहती है ताकि वह इस जीवन को अच्छे से जी सके। वह एस्कोन से कहती है कि आज से तुम मेरे पर्सनल सर्वेंट हो। एस्कोन आश्चर्य में होता है और सोचता है क्या हो रहा है, आखिर वह उसके रूम में क्यों आई है। लेकिन वह एक चीज तो समझ गया था कि उसके लिए यह ठीक नहीं हुआ है। तनीषा उसके चेहरे को देखकर सोचती है कि वह या तो उसके डर को छुपाने की कोशिश कर रहा है या कुछ कहना चाहता है। लेकिन वह ये समझ पा रही थी कि ऐसा क्यों है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति उस व्यक्ति से नफरत करेगा जिसने उसे बहुत दुख पहुंचाया हो, बहुत टॉर्चर किया हो। लेकिन वह उसके ऑर्डर को इनकार नहीं कर सकता। वह कहती है कि अपना सारा सामान पैक करो और वह अभी नई जगह पर जाएंगे। एस्कोन कहता है यस मास्टर। वह सामान पैक करने लगता है। तनीषा सोचती है कि अब से वह उसके साथ अच्छा व्यवहार करेगी। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वह तनीषा से नफरत न करे। धीरे से आवाज आती है, मास्टर मैं तैयार हूँ। तनीषा आश्चर्य में रहती है कि इतनी जल्दी। एस्कोन एक छोटे से बैग को अपने कंधों पर टांग कर खड़ा हो जाता है, जैसे उसके पास इतना ही सामान हो। तनीषा भयभीत होकर एस्कोन से कहती है, क्या तुम सर्दियों में यही एक ड्रेस पहनते हो? एस्कोन जवाब देता है यस। एस्कोन के कहते ही तनीषा के दिमाग में एक पिक्चर बनती है जिसमें एस्कोन सर्दी से कांपता दिखाई देता है। यह ठीक नहीं है। वह कहती है कि सबसे पहले उसके लिए ढंग के कपड़े लेने होंगे, इसके लिए दर्जी को बुलावा भेजा जाए। एस्कोन कहता है नहीं मास्टर मैं ठीक हूँ। लेकिन तनीषा कहती है कि उसके सर्वेंट के लिए सही कपड़े पहनना जरूरी है और वह उससे कहती है कि वह उसे अब मास्टर न कहकर सिंपली माई लेडी कहकर पुकारे। अपने हाथों से धीरे से क्लैपिंग करते हुए वह नौकरानियों से कहती है कि आज से एस्कोन मेरा पर्सनल सर्वेंट है और वह हर वक्त उसके साथ रहेगा। नौकरानियों के चेहरे देखकर लग रहा था कि वह कहना चाहती है कि वह एस्कोन को इसलिए अपने पास रखना चाहती है ताकि वह उसे और टॉर्चर कर सके। दर्जी को बुलाया गया। वह कहती है कि मिस्ट्रेस क्या मैं आपकी मेजरमेंट लेना स्टार्ट करूं? तनीषा कहती है कि नहीं, आज वह सिर्फ एस्कोन के लिए कपड़े खरीदेगी। वह लेडी फीते को लेती है और कहती है एक्सक्यूज मी और एस्कोन की नाप लेना स्टार्ट करती है। तनीषा फैब्रिक के बारे में डिस्कस करती है कि आजकल कौन सा ट्रेंडिंग स्टाइल चल रहा है और वह एस्कोन पर अच्छा लगने वाला चूज करती है। यह सब करते हुए वह नौकरानियों से कहती है कि वह एस्कोन के बालों को सेट करे और लड़कियां काम में लग जाती हैं। लड़कियां एस्कोन के बालों को कंघी करती है जैसे वह किसी डोल के बालों को संवार रही हूँ। तनीषा चाय पीते हुए मैगजीन पढ़ती रहती है और एस्कोन का इंतजार करती है। कर्टन के पीछे से आवाज आती है कि सूट का पहला सैंपल तैयार है और एस्कोन के पैर पर्दे के पीछे से निकलते हैं। यह देखकर तनीषा फ्रीज हो जाती है। एस्कोन थोड़ा सा अजीब सा महसूस करता है क्योंकि उसने ऐसे कपड़े पहले नहीं पहने थे। वह शर्माते हुए अपने बालों को छूता है। यह देखकर नौकरानियां तथा तनीषा भी आश्चर्य में होती है क्योंकि एस्कोन पर वह सूट अच्छा लग रहा था। वह लेडी अपने काम से प्रसन्न होकर एस्कोन को दिखाते हुए कहती है कि यह आपको कैसा लगा माय लेडी? तनीषा कहती है कि उसे अच्छी कीमत दी जाएगी और बाकी कपड़े कमरे में भिजवा दिए जाएं। भोजन का समय हो गया था और टेबल पर लजीज खाने को सजाया गया। तनीषा मुस्कुराते हुए कहती है कि एस्कोन क्या तुम भोजन करना चाहोगे? तुम जितना चाहे खा सकते हो। एस्कोन उदास रहता है और धीरे से चम्मच और नाइफ को उठाता है। वह खाना खाने के लिए मीट को अजीब तरीके से काटने लगता है। एस्कोन डरते डरते नाइफ से मीट को इस तरह से काटता है जैसे वह कहीं चला जा रहा हो। तनीषा उसे आश्चर्य से देखते हुए सोचती है कि शायद उसने कभी मीट को काटा नहीं है। वह नौकरानी से कहती है कि एस्कोन के लिए मीट को काट दिया जाए। इस वक्त वह तैयार भोजन ही खाएगा, लेकिन उसे भविष्य में यह सब सीखना होगा क्योंकि वह अक्सर साथ में ही खाना खाएंगे और उसे यह आना जरूरी है। भोजन करने के बाद में तनीषा टहलने जाने को कहती है और उसको जवाब में एस्कोन यस कहता है। वह सोचती है कि वह एस्कोन से कुछ भी कहे वह सब कुछ करेगा, लेकिन उसके रिएक्शन और भी बुरे होते जा रहे थे, जैसे कि वह एक ही शब्द जानता हो, यस। तनीषा यह भी सोचती है कि नई चीजें उसे खुशी देंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ऐसा लग रहा था कि उसमें शायद अब कोई फीलिंग नहीं बची है। लेकिन फिर भी वह उम्मीद करती है कि शायद वह टहलने को एंजॉय करेगा। शाम के समय अंधेरा होने पर बड़ा सा चांद रास्ते पर चांदनी बिखेर रहा था। तनीषा अंधेरे में सावधानी से आगे बढ़ती है और चलती जाती है। तनीषा कहती है कि शायद हमें और आगे जाना चाहिए ताकि वह अच्छी जगह ढूंढ सके। एस्कोन तनीषा को समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वह करना क्या चाहती है। फाइनली तनीषा को एक अच्छी जगह दिखाई देती है और वह एस्कोन से कहती है कि मेरे पीछे आओ। उस जगह
चौराहे पर दो पेड़ इस तरह कटे हुए थे जैसे वह बैठने के लिए काटे गए हों। वह आगे बढ़ती है और आराम से उस पर जाकर बैठ जाती है। तनीषा खुश होती है कि उसने अच्छी जगह ढूंढी है और मुस्कुराते हुए सर्वेंट को बैठने के लिए कहती है। एस्कॉन बिना कोई आवाज करे आज्ञा के अनुसार बैठ जाता है। तनीषा ऊपर की ओर देखते हुए कहती है कि सितारों का दृश्य कितना सुंदर है, तुम क्यों नहीं देखते। आज्ञा को स्वीकार करते हुए एस्कॉन भी सितारों की ओर देखता है और वह देखता है चमकते हुए सितारे जिनका नजारा अद्भुत था, जहाँ से एक शूटिंग स्टार अपनी रोशनी बिखेरते हुए निकलता है। यह सुंदर नजारा देखकर वह अपनी नजरें नहीं हटा पाता है। उसे लग रहा था कि जैसे तारे धरती पर आने वाले हों। क्या तुम्हें नजारा पसंद आया? यह सुनकर वह तनीषा की ओर देखता है। उसे देखकर एस्कॉन को लग रहा था कि तनीषा भी आकाश के तारों की तरह चमक रही है। तनीषा उसे अच्छी लग रही थी, लेकिन वह एक घायल इंसान था। तुरंत ही एस्कॉन का मूड बदल गया। उसे याद आता है कि वह किसके साथ है और कौन है। वह तनीषा से कहता है कि क्या आपने अपना इरादा बदल लिया है। एस्कॉन के एक्सप्रेशन तुरंत बदलते देखकर तनीषा अचानक से आश्चर्य में आ जाती है कि आखिर उसके पूछने पर उसने ऐसा जवाब क्यों दिया। एस्कॉन कहता है कि लेडी तनीषा, आपने कहा था कि आप नोज़ेया की एबिलिटी को पाना चाहती हैं, चाहे उसके लिए आपको उसे मारना ही क्यों ना पड़े। लेकिन वह ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, चाहे वह कितना भी उससे कहे, क्योंकि वह ऐसा नहीं करना चाहता है। यह सुनकर तनीषा शॉक हो जाती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों कहा। वह आश्चर्य में होती है और विश्वास नहीं कर पाती है कि उसके इस शरीर में आने से पहले तनीषा ने ऐसा कहा होगा। उसे सपने वाली चाबुक याद आती है जिससे पहले वाली तनीषा ने एस्कॉन को इतना दुख पहुंचाया था और टॉर्चर किया था। वह सोचती है कि शायद वह गलत कर रही है और इन सब का कोई फायदा नहीं, उसे एस्कॉन को सब बताना चाहिए। वह ध्यान से सोचते हुए कहती है, आई एम सॉरी एस्कॉन। यह सुनकर एस्कॉन उसे आश्चर्य से देखता है, जैसे उसने कभी नहीं सोचा था कि तनीषा ऐसे शब्द बोलेगी। तनीषा ने उसे काफी दर्द पहुंचाया है और इसके लिए वह उससे तहे दिल से माफी मांगती है। वह कहती है कि सच तो यह है कि जब वह घोड़े से गिरी तो वह पिछली बातें भूल गई और उसे याद नहीं है और वह याद भी नहीं करना चाहती है। वह नोज़ेया से अब नफरत नहीं करती है। एस्कॉन आश्चर्य से सब सुनता रहता है। तनीषा कहती है कि जो भी मैंने पहले कहा उन सब के बारे में भूल जाए। यह सब सुनकर एस्कॉन का दिल जैसे बैठा जा रहा हो। वह सोचता है कि आखिर लेडी तनीषा उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों कर रही है। वह अपनी मुट्ठी को कसते हुए कहता है कि जब वह उसे टॉर्चर करती थी तो शायद वह ज्यादा आसान था और वह अब उसका ऐसा व्यवहार देखकर कुछ समझ नहीं पा रहा है। एस्कॉन से कहती है कि वह घोड़े से गिर गई थी, उसके बाद उसे कुछ याद नहीं है। वह एस्कॉन से सब भूल जाने को कहती है, लेकिन एस्कॉन ये सब समझ नहीं पा रहा था। अगले दिन तनीषा क्लास में बैठी होती है, लेकिन उसका ध्यान रात की बात पर ही रहता है। तनीषा सोचती है कि शायद अच्छा होगा कि जैसा कहानी में हुआ था वैसा ही हो, पर क्या वह इससे बच पाएगी या फिर वह भाग जाए। लेकिन ब्रेलोव फैमिली उसे अकेला नहीं छोड़ेगी और 15 साल की लड़की के लिए कठिन होगा कि वह अकेले इस दुनिया में सरवाइव कर सके। वह आंखें बंद करके गहराई से सोचती है कि क्या ये पॉसिबल है कि वह अपनी कहानी को बदल सके। अचानक से आवाज आती है कि कोई उसे पुकार रहा है। वह घबराते हुए आंखें खोलती है। मटेला, जो कि ब्रेलोव परिवार की ट्यूटर थी, वह तनीषा से पूछती है क्या उसने जो सवाल समझाया वह उसे समझ में आया। तनीषा कहती है कि ठीक है, लेकिन जब टीचर पढ़ा रही थी तो उसका ध्यान कहीं और था और वह किसी और चीज के बारे में सोच रही थी। पेन को अपने चेहरे पर लगाते हुए वह ब्लैक बोर्ड की ओर देखती है, एग्जाम्पल को देखती है और वह थोड़ी परेशान होती है कि यह सब आसान है। थोड़ी देर चुप रहने के बाद में तनीषा कहती है कि इसका आंसर 13 है। मटेला आश्चर्य में होती है और सोचती है कि तनीषा ने बिना किसी पेन पेपर की सहायता से प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। लेकिन तनीषा कहती है कि उसने इस प्रॉब्लम को अलग तरीके से सॉल्व किया है। वह दिखाती है कि मुझे इस तरह से करना ज्यादा आसान लगा और वह करके दिखाती है। मटेला सोचती है कि वह तनीषा की एबिलिटी को जानती है, लेकिन वह आश्चर्य में थी कि उसने यह कैसे किया, क्योंकि तनीषा एक जिद्दी लड़की थी और उसमें कुछ भी समझाना संभव नहीं था। लेकिन आज वह उसके प्रयासों को जानना चाहती थी। मटेला कई बुकें लाती है और वह तनीषा से कहती है कि इनको पढ़कर बताओ तुम्हें इनमें से क्या समझ नहीं आ रहा है। तनीषा एक के बाद एक किताबें पढ़ती जाती है। उसे सब कुछ समझ में आ रहा था। बुक्स में ऐसा कुछ भी नहीं था जो उसे समझ में नहीं आ रहा हो। लेकिन मटेला एक किताब को दिखाते हुए कहती है कि यह है एडवांस मैजिक फॉर्मूलों की किताब है, जिसे मैंने अभी तक नहीं पढ़ाया है, लेकिन इसे सॉल्व करने का तुम्हारे पास नेचुरल टैलेंट है। तनीषा आश्चर्य में होती है। मटेला अब कोई भी वक्त बर्बाद नहीं करना चाहती थी प्रैक्टिकल मैजिक और स्पिरिट मैजिक में। लेकिन तनीषा सोचती है कि शायद इसीलिए उसने जो सपने में फॉर्मूले और प्राचीन भाषा देखी थी वह उसे आसानी से समझ में आ रही थी। तनीषा जल्द से समझ जाती है कि शायद इसीलिए उसे एस्कॉन पर हुए प्रयोग समझ में आ रहे थे और वह उन्हें सॉल्व कर सकती थी और अपनी एबिलिटी को इम्प्रूव कर सकती
सकती थी, लेकिन उसने नोज़िया पर अधिक ध्यान दिया। लेकिन अब वह अपनी एबिलिटी और टैलेंट को यूज करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। तनीषा यह सब सोचती रहती है और उधर मटेला खुशी से कहती है कि तनीषा पूरे एम्पायर में एक अच्छी साइंटिस्ट बन सकती है। ऑफ कोर्स अगर वह अपने टैलेंट को छुपाए ना और फैमिली के हेड भी उसका सपोर्ट करे। थोड़ी सी देर में वह सोचती है और कहती है ओके। उसकी टीचर सपनों में खोई रहती है। तनीषा का जवाब सुनकर वह फिर से आश्चर्य में पड़ जाती है। तनीषा मटेला से कहती है कि वह उसके पिता से इस बारे में बात करे क्योंकि वह उन्हें खुश देखना चाहती है। तनीषा सोचती है कि शायद यहीं से वह अपनी कहानी को बदल सकती है। क्लास के खत्म होने के बाद वह अपने सर्वेंट के साथ बगीचे में टहलने को निकलती है और वह बहुत खुश थी कि उसे एक और अवसर मिल गया सब सही करने का। वह एस्कॉन की तरफ देखते हुए सोचती है कि वह एस्कॉन पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकती है। तनीषा शांति से चलती रहती है और अचानक से एक आवाज आती है और अजीब सी आवाज सुनाई देती है। कोई भयभीत होकर चिल्लाता है। ध्यान से वह शौक में होती है और उसकी ओर कुछ आते देखती है। अगले ही सेकंड वह ठंडे पानी से सर से पांव तक भीग जाती है। तनीषा थोड़े गुस्से से उस ओर देखती है जहाँ से आवाज आती है क्योंकि वह उस आवाज को पहचान लेती है। लड़की डर से बड़बड़ाते हुए कहती है ओ सिस्टर। वह बहुत डरी हुई थी। वह लड़की और कोई नहीं नोज़िया है, तनीषा की छोटी बहन और कहानी की मेन कैरेक्टर। तनीषा के पीछे से एक हाथ रुमाल लिए दिखाई देता है। एस्कॉन चिंतित होकर कहता है क्या आप ठीक है माय लेडी, और वह हैंकरचीफ देता है। तनीषा हैंकरचीफ को एक्सेप्ट करती है और देखती है कि वह भी भीग गया है, लेकिन सर्वेंट कहता है चिंता मत करिए माय लेडी, मैं ठीक हूँ। उसी वक्त नोज़िया डरते हुए घबराहट से अपनी बहन से कहती है कि उसने यह जानबूझकर नहीं किया। वह अपनी बहन के गुस्से को देखकर डर जाती है, लेकिन वह उसकी आवाज सुनकर आश्चर्य में दिखाई देती है। तनीषा अपने चेहरे को साफ करते हुए कहती है कि मैं ठीक हूँ, कोई बात नहीं। तनीषा को याद आया कि ऐसा ही सीन कहानी में था जिसमें वह अपनी मैजिक का कंट्रोल को खो देती है। तनीषा अपनी बहन से मुस्कुराते हुए कहती है यह एक एक्सीडेंट है, चिंता मत करो। नोज़िया अपनी बहन के बदलाव को देखकर आश्चर्य में थी और खुश भी थी अपनी बहन के इस रिएक्शन को देखकर। तनीषा कहती है कि यहाँ प्रैक्टिस मत किया करो और नोज़िया अपना सिर हिलाते हुए कहती है हाँ, उसे ऐसी जगह प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए क्योंकि कोई भी गेस्ट यहाँ से गुजर सकते हैं। लेकिन नोज़िया ऐसा नहीं सोच रही थी। पास में खड़ी दोनों नौकरानियाँ डरी रहती है और वह सोचती है कि तनीषा इसके लिए नोज़िया पर चिल्लाएगी, और वह कहती है कि इसमें नोज़िया की कोई गलती नहीं है क्योंकि उन्होंने उसे मैजिक करने के लिए कहा था। तनीषा दोनों नौकरानियों की तरफ उंगली करते हुए सख्त आवाज में कहती है कि क्या तुम्हें अपनी गलती का एहसास है। लड़कियाँ डरते हुए सिर हिलाती हैं। तनीषा कहती है कि तुम नोज़िया को इस तरह मैजिक यूज करने के लिए नहीं कह सकती हो क्योंकि वह बहुत भोली है और इसीलिए वह किसी को भी मना नहीं करती है। लड़कियाँ बिना कोई उत्साह के उत्तर देती है ठीक है, और तनीषा वापस से सब रिपीट करती है, लेकिन लड़कियाँ डरते हुए कहती है कि वह आगे से हमेशा ध्यान रखेगी। अपनी बड़ी बहन को देखकर नोज़िया यह सब प्रसन्नता से देख रही थी और नोज़िया तनीषा को धीरे से थैंक यू कहती है, लेकिन तनीषा सोचती है कि आखिर नोज़िया उसे थैंक यू क्यों कह रही है। छोटी बहन कहती है कि वह उसकी सॉरी को एक्सेप्ट करे क्योंकि वह उसके साथ खड़ी रही और उसका साथ दिया। तनीषा कहती है कि उसे थैंक यू कहने की जरूरत नहीं क्योंकि वे दोनों बहनें हैं। बात करते हुए तनीषा पीछे की ओर मुड़ती है और देखती है कि एस्कॉन के कपड़े भीगे हुए हैं और उसके घाव दिखाई दे रहे हैं जो अभी ठीक नहीं हुए हैं। एस्कॉन को देखकर ऐसा लग रहा था कि सब ठीक है और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तनीषा अपनी बात को खत्म करते हुए कहती है कि अब मुझे चलना चाहिए। यह देखकर नोज़िया सोचती है कि शायद उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। तनीषा और एस्कॉन जल्दी से कमरे में आते हैं और वह तुरंत एस्कॉन की तरफ देखते हुए कहती है। ऑर्डर देते हुए वह एस्कॉन से अपनी शर्ट उतारने को कहती है। एस्कॉन के पास कोई चॉइस नहीं थी उसका ऑर्डर मानने के अलावा। एस्कॉन सोचता है कि वह सब अब उसके साथ दोबारा होने वाला है और वह उसे टॉर्चर करना चाहती है। एस्कॉन ऑर्डर के अनुसार अपनी जैकेट के बटन खोलने लगता है और उसी समय तनीषा भी अलमारी में कुछ ढूंढती रहती है। तनीषा सोचती है कि उसके घाव पर मेडिसिन लगाना जरूरी है ताकि घाव और ना बढ़े और कोई तरह का इन्फेक्शन ना हो। थोड़ी देर ढूंढने के बाद उसे आखिर दवाई मिल जाती है और वह उसे अलमारी में से निकालती है। यह दवा उसके घाव के लिए काफी होगी यह सोचते हुए वह एस्कॉन की तरफ देखती है। तनीषा एस्कॉन को देखकर आश्चर्य में पड़ जाती है। वह देखती है कि एस्कॉन शर्ट उतारकर घुटनों के बल बैठा है। एस्कॉन के इस बर्ताव को देखकर तनीषा शॉक हो जाती है। कुछ देर बाद वह सोचती है कि इस वक्त एस्कॉन क्या सोच रहा है। वह सोचती है कि सपने में वह उसे किस तरह टॉर्चर करती थी। यह एक ऑर्डर है और उसके साथ सब कुछ वैसा ही होगा। बिना कुछ कहे तनीषा उसके पीछे की ओर जाती है। एस्कॉन को देखकर लग रहा था कि जैसे वह सब सहन करने को तैयार हो। तनीषा डिब्बे को खोलकर उसमें से दवा निकालती है और एस्कॉन के दर्द भरे जख्मों पर उसे लगाती है। अचानक से एस्कॉन डर जाता है। वह तनीषा की ओर डरते हुए कहता है कि वह क्या कर रही है। तनीषा जार
को दिखाते हुए कहती है कि वह उसके जख्मों पर दवा लगा रही है। वह कहती है हिलो मत, यह दवा इन्फेक्शन से बचाती है, इसलिए तुम्हें हल्का सा दर्द होगा। दवा लगाते वक्त तनीशिया सोचती है कि उसके घाव पर इसे लगाने से कुछ नहीं होगा, लेकिन वह उसे दर्द में नहीं छोड़ सकती है। एस्कॉन उसे शक की नजरों से देखता रहता है, लेकिन वह कुछ कह भी नहीं सकता था। तनीशिया सोचती है कि एस्कॉन के साथ अच्छा बर्ताव करके वह शायद आने वाले कल को बदल सकती है। तनीशिया उसके घाव पर दवा लगाती है और उसके लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करती है। रात हो गई थी। वह फिर से सोचती है कि वह उसके मरने के फ्यूचर को कैसे चेंज करे। क्या वह स्वयं ही युद्ध करे तो दोनों एम्पायर के बीच टकरार नहीं होगी और वह बदल सकेगी कि ब्रेलो फैमिली सुरक्षित रहे और शत्रु आर्मी का कमांडर एस्कॉन ना बने, या फिर वह लेब में एस्कॉन को एक्सपेरिमेंट के लिए ना भेजे तो क्या वह सफलता प्राप्त कर पाएगी। लेकिन मेन सवाल यह है कि वह अपनी एबिलिटी का यूज किस प्रकार सही तरीके से करे। वह थोड़ी थक गई थी। अचानक नौकरानी की आवाज आती है। लेडी, सुबह हो गई थी और नौकरानी चिंतित थी कि उसकी मिस्ट्रेस ने सारी रात लाइब्रेरी में गुजारी, क्या वह ठीक है। तनीशिया थोड़ी क्रीपी आवाज में कहती है, मैं ठीक हूँ, मैंने थोड़ी सी नींद ली थी। लेकिन वह सोचती है कि उसने सारी रात सोचने में गुजार दी। वह नौकरानी से कहती है, क्या बात है। नौकरानी कहती है कि मास्टर ने उसे ब्रेकफास्ट के लिए इनवाइट किया है और वह उसकी तैयार होने में मदद करने के लिए आई है। तनीशिया सोचती है कि ब्रेलोफ फैमिली के हेड ओलाफ ब्रेलोफ हैं और उसके पिता हैं, लेकिन उन्होंने इतनी जल्दी उसे क्यों बुलाया है। यह पहली बार है जब वह इस शरीर में आने के बाद अपने पिता से मिलेगी। वह थोड़ी सी नर्वस थी और वह डाइनिंग रूम की ओर जाती है। तनीशिया सोचती है कि ओलाफ ब्रेलोफ एक अच्छे इंसान है और टैलेंटेड हैं। उनकी वजह से ही आज ब्रेलोफ परिवार का इतना नाम है। इतना नाम और प्रतिष्ठा होने के कारण ही उनकी इतनी अच्छी इमेज है और वह अपनी बेटियों का ख्याल रखते हैं और उनकी परवाह करते हैं। वह अपने आप को दिलासा देते हुए कहती है कि शांत रहो, सब ठीक होगा। जब तनीशिया डाइनिंग रूम में जाती है तो वह देखती है कि वहाँ उसके पिता और उसकी छोटी बहन पहले से ही मौजूद हैं। ओलान मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हम लंबे समय बाद मिले हैं तनीशिया। लेकिन ओलान को देखकर तनीशिया आश्चर्य में थी कि उसके पिता इतने यंग कैसे दिखते हैं। लेकिन फिर वह सोचती है कि उसकी लेट मदर और फादर की कम उम्र में ही शादी हो गई थी। तनीशिया अपने आप को शांत रखने के लिए कहती है और कहती है, देरी से आने के लिए माफ करना, क्या आज आपको कोई काम है। ओलान कहते हैं, काम है, लेकिन उन्होंने आज अपना शेड्यूल चेंज किया है ताकि वह गिफ्ट दे सके। यह सुनकर तनीशिया आश्चर्य में थी। बटलर ने एक रेड बॉक्स को तनीशिया के सामने खोला जिसमें एक सुंदर सा रेड कलर का नेकलेस था। ओलान कहते हैं कि मटेला ने बताया कि तुम्हारे पास कमाल का टैलेंट है मैजिक फॉर्मूलों को समझने का, इसलिए वह उसके लिए गिफ्ट लाए हैं। क्या यह उसे पसंद आया। तनीशिया आश्चर्य में रहती है। ओलान कहते हैं वह उसे पूरी तरह सपोर्ट करेंगे। अपने पिता को संतुष्ट देखकर तनीशिया आश्चर्य में थी कि उसके पिता सिर्फ बधाई देने के लिए अपने काम को छोड़कर आए हैं। वह इसे उसके रूम में भी भिजवा सकते थे। नोजिया भी अपनी बहन को बधाई देती है और कहती है कि नेकलेस बहुत सुंदर है और वह तनीशिया पर बहुत अच्छा लगेगा। वैसे जल्द ही एक बॉल भी आने वाला है प्रिंस के बर्थडे पार्टी में, अच्छा होगा तुम इसे उस पार्टी में पहनो। यह सुनकर तनीशिया थोड़ा सा परेशान होती है क्योंकि कहानी के मुताबिक प्रिंस की बर्थडे पार्टी में नोजिया ऑर्वन फैमिली के प्रिंस से मिलेगी। कहानी का मेन कैरेक्टर ऑर्वन एम्पायर के फर्स्ट प्रिंस रॉयल डी फ्रेन ऑर्वन। जब वह पहली बार मिलते हैं तो ऑल इवनिंग डांस करते हैं और उसी इवनिंग वह एक दूसरे की ओर अट्रैक्टिव होते हैं। इस तरह नोजिया की लव स्टोरी की शुरुआत होती है। लेकिन तब तनीशिया विलन थी और हर संभव प्रयास करती थी उन्हें अलग करने का। पर अब क्या होगा जब वह ऐसा नहीं करेगी, उन्हें पूरी तरह से सपोर्ट करेगी तो शायद उसके जीने के चांस और बढ़ जाएंगे। तनीशिया नेकलेस के बॉक्स को नोजिया की ओर करती है और जेंटल स्माइल करते हुए कहती है, यह नेकलेस तुम रख लो सिस्टर। यह सुनकर छोटी बहन और उसके पिता सरप्राइज हो जाते हैं। नोजिया अपने हाथों को हिलाते हुए मना करते हुए कहती है कि वह इसे पहनना नहीं चाहती है, वह तो सिर्फ इसकी सुंदरता के बारे में कह रही थी। तनीशिया कहती है कि मैं जानती हूँ, लेकिन मैं यह तुम्हें देना चाहती हूँ क्योंकि यह बॉल में तुम्हारे ऊपर ज्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन नोजिया कहती है कि नहीं, मैं ये नहीं ले सकती हूँ। तनीशिया कहती है, नहीं तुम इसे रख लो, तुम पर यह अच्छा लगेगा। और तनीशिया यह भी कहती है कि वह इस नेकलेस के लिए मैचिंग ड्रेस को भी चूज करने में उसकी मदद करेगी। तनीशिया सोचती है कि अगर वह सिंपल रहेगी तो सबकी नजरों से बचकर रहेगी। यह सुनकर नोजिया बहुत खुश होती है और कहती है कि मेरी ड्रेस चूज करने के लिए तुम सच में मेरी मदद करोगी ना। यह सुनकर तनीशिया कहती है कि हाँ हाँ क्यों नहीं। ओलान उनके पिता यह सब देखकर बहुत प्रसन्न थे क्योंकि उन्होंने दोनों बहनों के बीच में इतना अच्छा व्यवहार नहीं देखा था। ओलान तनीशिया की ओर देखते हुए कहते हैं कि उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं है। वह अपने सर्वेंट को ऑर्डर देते हैं और कहते हैं कि ऐसा ही नेकलेस और
और बनवा दो उनकी दूसरी बेटी के लिए। यह सुनकर तनीशिया शौक हो जाती है, लेकिन यह सुनकर नोज़िया बहुत प्रसन्न होती है और कहती है कि हम ड्रेस कब चूज करेंगे। यह सुनकर तनीशिया कहती है कि जब तुम चाहो तब। यह सब सुनकर ओलान ब्रेलोव कहते हैं कि चलो अब डिनर करते हैं, बाकी बातें बाद में करेंगे। ब्रेलोव परिवार खुशी से बातें करते रहते हैं और ब्रेकफास्ट करते रहते हैं। एस्कॉन चुपचाप रहकर दूर से सब देख रहा था, एक अच्छे परिवार का भोजन करते हुए नजारा। वह तनीशिया का इस तरह का बर्ताव देखकर नहीं समझ पा रहा था कि क्या वह यही लड़की है जो उसकी एबिलिटी के बारे में जानना चाहती है और उसके सीक्रेट के बारे में जानना चाहती है। तनीशिया को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था कि कोई उसकी ओर देख रहा है। तनीशिया उस ओर देखती है और एस्कॉन को नोटिस करती है। यह देखकर एस्कॉन सरप्राइज हो जाता है और सोचता है कि अब क्या होगा, लेकिन तनीशिया उसकी ओर देखकर फ्रेंडली सी स्माइल करती है और उसकी ओर कुछ सेकंड देखकर वापस अपनी फैमिली से बातें करने लगती है। यह देखकर एस्कॉन जैसे फ्रीज हो जाता है। वह अपनी दिल की धड़कनों को महसूस करता है, जैसे उसके दिमाग में और कोई विचार नहीं आ रहा हो, सिर्फ तनीशिया के बारे में ही सोच रहा हो। लेकिन वह अचानक से गुस्से से अपनी मुट्ठी कसता है और सोचता है कि वह ऐसे कैसे सोच सकता है। उस रात एस्कॉन कसकर अपनी बेडशीट को पकड़ता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वह कोई बुरा सपना देख रहा हो। सपने में वह रात में गहरे जंगल में बहुत तेजी से भाग रहा था। वह कोशिश कर रहा था जितना दूर हो सके जा सके। वह नंगे पैर ही दौड़ लगा रहा था और टहनियों से उसके पैरों में घाव हो गए थे। लेकिन एक पत्थर से टकराकर वह गिर जाता है और उठने की कोशिश करता है, पर उठ नहीं पाता है। उसे उठने में देर हो जाती है और उसे वापस ले जाने के लिए दो व्यक्ति खड़े रहते हैं। वहाँ एक और व्यक्ति आता है और कहता है, एस्कॉन तुम्हें क्या लगा, क्या तुम हमसे बच पाओगे और भाग पाओगे? उनमें से एक व्यक्ति हथियार निकालता है जिसमें से बैंगनी रंग का गाढ़ा धुआं निकलता रहता है। एस्कॉन की आंखों में डर दिखाई दे रहा था। वह सोचता है कि शायद वह कभी कलुला एम्पायर से नहीं बच पाएगा। उसकी आंखों में डर था और वह इस पूरे जीवन में इससे बचने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। अचानक एस्कॉन की आंख खुलती है। एस्कॉन घबराते हुए गहरी गहरी सांसें लेता है। वह लैब से भागने के बाद अभी तक सही से सो भी नहीं पाया था, क्योंकि उसके सपने में वह व्यक्ति अक्सर दिखाई देते थे। वह सो नहीं पाता है और उठकर अपनी अलमारी को खोलता है। वहाँ एक छोटा सा बैग था जिसमें उसके कुछ सिंपल से सामान थे। अपने हाथ को बैग की ओर ले जाते हुए वह सोचता है कि लेडी तनीशिया का बर्ताव अभी अच्छा है, पर पता नहीं कब तक रहेगा, और इसलिए वह तनीशिया से कुछ भी अच्छा एक्सपेक्ट नहीं करता है। एस्कॉन सोचता है कि उसे लेडी तनीशिया से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि उनका मन कभी भी बदल सकता है और वह वैसा ही व्यवहार उसके साथ वापस कर सकती है। जब से एस्कॉन को तनीशिया के व्यवहार के बारे में पता चला था, वह ब्रेलोव परिवार को छोड़ने का रास्ता खोज रहा था। एस्कॉन के लिए यह जगह सुरक्षित है क्योंकि वह लोग उसे यहाँ पर नहीं ढूंढ पाएंगे। वह अपनी टाई को कसते हुए सोचता है कि जब तक कि वह कोई सही जगह न ढूंढ ले और कुछ पैसे इकट्ठे कर ले। वह इस जगह इसलिए रह रहा था क्योंकि यहाँ से उसे अपने बचने के अवसर दिखाई दे रहे थे। वह अपने आप को मिरर में देखते हुए सोचता है कि अब सिर्फ उसे सही समय का इंतजार करना था, जैसे कि उसने सोचा था। एस्कॉन सुबह तैयार होकर अपनी डेली ड्यूटीज के लिए कॉरिडोर से होते हुए जाता रहता है। अचानक एस्कॉन को पीछे से आवाज आती है, अरे देखो तो कौन है, और वह पीछे की ओर देखता है। वहाँ दो लोग खड़े रहते हैं। उनमें से एक कहता है, अरे तुम्हें नया काम मिल गया है तो तुम हमसे अब हेलो भी नहीं कहोगे क्या? वह लोग और कोई नहीं, वह लोग थे जिनके साथ पहले एस्कॉन रहता था। उनकी बातों को एस्कॉन समझ नहीं पाता है और उनको झुकते हुए हेलो कहता है और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन एस्कॉन को ऐसा देखकर उस व्यक्ति को यह पसंद नहीं आता है और वह गुस्से से अपने हाथ में रिंच को कसकर पकड़ता है। वह एस्कॉन की ओर चिल्लाते हुए रिंच को फेंकता है, जिससे एस्कॉन को चोट लग जाती है और उसे दर्द महसूस होता है। रिंच उसके सिर से टकराकर पैरों में आकर गिरता है, जिस पर ब्लड लगा होता है। यह देखकर दूसरा व्यक्ति डरते हुए कहता है कि अगर उसने इस बारे में अपनी मिस्ट्रेस से कह दिया तो। लेकिन उस गुस्सेल व्यक्ति को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है और वह बिल्कुल भी शांत नहीं होता है और कहता है, मैं इसका सिर फोड़ दूंगा। एस्कॉन अपना हाथ सिर के लगाकर देखता है तो उसके हाथों में ब्लड लगा रहता है, लेकिन एस्कॉन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और वह शांति से कहता है कि अगली बार मुझे मारने से पहले बता देना ताकि मेरे कपड़े गंदे ना हो। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। एस्कॉन की बातों से वह व्यक्ति और भी भड़क जाता है और कहता है कि क्या तुम सोचते हो कि यह महंगे कपड़े पहनकर तुम एक अमीर बन गए हो? तो तुम इस बारे में गलत हो। एस्कॉन यह सब ध्यान से सुन रहा होता है और वह व्यक्ति कहता है कि तुम तुम्हारे इस सुंदर चेहरे से अपनी लाइफ को अच्छा बना सकते हो, तो तुम इस बारे में गलत हो और वह तुम्हें जल्द ही यहाँ से निकाल देंगे। दूसरा व्यक्ति कहता है कि अब बस भी करो, वह हमेशा से ही अजीब था। यह शब्द एस्कॉन को कुछ याद दिलाते हैं। प्रोफेसर कहते हैं कि तुम एक चलते फिरते बॉम्ब हो और तुम्हारे आसपास जो कुछ भी है तुम उसे तबाह कर सकते हो अगर तुम अपने इमोशन को कंट्रोल ना करो तो। एस्कॉन अपनी पावर से किसी भी व्यक्ति को मार सकता है अगर वह चाहे तो, लेकिन वह उसे पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकता है जब तक कि
कि वह अपने आसपास की सब जगह को तबाह न कर दे। वह ऐसी बातों पर कभी गुस्सा नहीं हुआ, लेकिन आज उसे थोड़ा गुस्सा आया है और उसे अचानक आवाज सुनाई देती है। और तुमने यह कैसे सोचा कि मैं एस्कॉन को छोड़ दूंगी? अचानक एक लड़की की आवाज सुनाई देती है। सभी उस ओर देखते हैं और वह तनीशिया को वहाँ देखकर आश्चर्य में होते हैं कि वह यहाँ क्या कर रही है। एस्कॉन कहता है कि माय लेडी, आप यहाँ कैसे? और तनीशिया कहती है कि किसी कारण से वह एस्कॉन को ढूंढ रही थी क्योंकि उसका शेड्यूल चेंज हो गया है। क्रीपी सी स्माइल करते हुए तनीशिया कहती है कि मुझे नहीं लगा था कि मैं ऐसा दिलचस्प नजारा देखूंगी। तनीशिया की ऐसी स्माइल को देखकर वह डर जाते हैं और कहते हैं कि प्लीज हमें माफ कर दो। लेकिन तनीशिया कहती है कि माफी एस्कॉन से मांगो क्योंकि तुम्हारी वजह से एस्कॉन को चोट लगी है। वह दोनों अपनी मिस्ट्रेस का कहना नहीं टाल सकते थे, तो वह झुकते हैं और कहते हैं एस्कॉन हमें माफ कर दो। लेकिन एस्कॉन कहता है कोई बात नहीं। यह देखकर तनीशिया संतुष्ट होती है, लेकिन फिर भी वह उन दोनों को ऐसे ही नहीं छोड़ सकती थी। वह कहती है कि मैं एक अच्छी मिस्ट्रेस नहीं हूँ और अगर उन्होंने ऐसा वापस किया और जो उसका है उसे नुकसान पहुँचाया तो वह उन्हें आसानी से नहीं जाने देगी। तनीशिया अपने हाथ से इशारा करते हुए कहती है कि चले जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं अपना मन बदल दूँ। और वह वहाँ से जल्द चले जाते हैं। वहाँ तनीशिया और एस्कॉन खड़े रहते हैं। तनीशिया का गुस्सा देखकर एस्कॉन भी आश्चर्य में रहता है। तनीशिया चिंतित होकर कहती है कि क्या तुम ठीक हो? कहीं तुम्हारा घाव घेरा तो नहीं? और एस्कॉन कहता है नहीं, मैं ठीक हूँ। उसका जवाब सुनकर तनीशिया आश्चर्य होती है और कहती है कि क्या तुमने सुना नहीं, तुम मेरे हो और मुझसे ही बिलोंग करते हो, इसलिए तुम मेरी परमिशन के बिना घायल नहीं हो सकते हो। यह सुनकर एस्कॉन कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि हाँ, मैं सब समझ गया। अचानक उसे याद आता है कि वह यहाँ क्यों आई थी और नोज़ेया उसका इंतजार कर रही है और तनीशिया जाने लगती है। लेकिन एस्कॉन कहता है कि वह कहाँ जा रहे हैं और तनीशिया कहती है कि वह पार्टी के लिए ड्रेस सिलेक्ट करने वाले हैं। एस्कॉन कहता है कि वह उसे यहीं छोड़ दे और वह अपने घाव का इलाज कर लेगा, लेकिन तनीशिया कहती है कि तुम्हें भी पार्टी अटेंड करने के लिए सूट की जरूरत होगी। एस्कॉन आश्चर्य में होता है और कहता है कि क्या कहा आपने? मैं भी बॉल अटेंड करूंगा। कुछ देर में वह फिटिंग रूम में पहुंच जाते हैं और वह सोचता है कि उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था। लड़कियों की आवाज आती है कि यह तुम पर कितना अच्छा लग रहा है। नोज़ेया सरप्राइज थी कि एस्कॉन पर सब कुछ कितना जच रहा है और तनीशिया खुश थी कि सब अच्छा चल रहा है। नोज़ेया लॉन्ग व्हाइट ड्रेस पसंद करती है और तनीशिया भी कहती है कि ये तुम पर अच्छी लग रही है। एस्कॉन लास्ट ऑप्शन ट्राई करता है और तनीशिया उस सूट के लिए हाँ कर देती है और कहती है कि एस्कॉन जाओ जाकर चेंज कर लो। तनीशिया के लिए एक ही ड्रेस बची थी। उसे शॉपिंग करना पसंद है, लेकिन उसके पास अब और एनर्जी नहीं है। वह मैगजीन में कई इवनिंग ड्रेसेस को देखती है, लेकिन उसे कुछ पसंद नहीं आता है। तनीशिया को देखकर सीम्स्ट्रेस कई रंगों की ड्रेसें लाती है जो तनीशिया को सूट करेगी, लेकिन उन्हें देखकर वह सोचती है कि यह नोज़ेया पर ज्यादा अच्छे लगेंगे और उसे कुछ पसंद नहीं आता है। तनीशिया अपने हाथ को ऊपर करते हुए कहती है कि उसकी पसंद थोड़ा चेंज हो गई है और वह कुछ और ट्राई करना चाहती है। वह उठती है और स्टॉल में घूमती है। उसे कुछ पसंद आता है और वह अपनी उंगली से इशारा करते हुए कहती है कि यह रेड एंड ब्लैक ड्रेस। सीम्स्ट्रेस कहती है कि यह थोड़ी अलग है, क्या आप इसे पहनकर ट्राई नहीं करना चाहेंगी? यह सुनकर तनीशिया कहती है कि आप इसे पैक कर दीजिए, मैं यही लूंगी। यह देखकर नोज़ेया कहती है कि उसने उनकी ड्रेसेस पे इतना टाइम लिया, लेकिन वह अपनी ड्रेस के लिए उसे ट्राई भी नहीं करना चाहती है। तो तनीशिया कहती है कि वह ड्रेस उसे फिट है और वह थोड़ा थक गई है। यह सुनकर नोज़ेया थोड़ा उदास हो जाती है और तनीशिया कहती है कि इन सबको पैक कर दीजिए, वह इनको खरीदेंगे। और नोज़ेया भी हाँ करती है। सीम्स्ट्रेस कहती है कि आप इंतजार कीजिए, मैं आपके लिए चाय भिजवाती हूँ। नौकरानी चाय लेकर आती है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वे कांप रही हो। लड़की डरते और घबराते हुए कहती है कि आपकी चाय। तनीशिया उसे थैंक्स कहती है, लेकिन वह आश्चर्य में थी कि नौकरानी इतना डरी हुई क्यों है। उसका हाथ कांप रहा होता है और वह कप को टेबल पर रखती है। दूसरा कप रखती है तो उसका हाथ टकरा जाता है और कप छूट जाता है। कप फर्श पर गिर जाता है, जिससे तेज आवाज होती है और तनीशिया की ड्रेस पर चाय गिर जाती है। तनीशिया अचानक से शॉक हो जाती है और एक जगह फ्रीज हो जाती है। नोज़ेया चिंता से कहती है क्या तुम ठीक हो? नौकरानी उसकी ड्रेस के बारे में परेशान होती है। उसकी ड्रेस पर चाय पूरी तरह फैल जाती है और ड्रेस गंदी हो जाती है। तनीशिया को ऐसे देखकर एस्कॉन जल्द से तनीशिया की ओर आता है। एस्कॉन को देखकर तनीशिया को होश आता है और उसे पता चलता है कि क्या हो रहा है। एस्कॉन झुकता है और एक कपड़े से उसकी ड्रेस को साफ करता रहता है। एस्कॉन चिंतित होकर तनीशिया की ओर देखता है और कहता है कि क्या आप ठीक है माय लेडी? आपको कोई चोट तो नहीं लगी? तनीशिया कुछ समझ नहीं पाती है क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। वह कहती है मैं ठीक हूँ। वह एस्कॉन को अपनी ड्रेस साफ करते देख अजीब सा महसूस करती है और एस्कॉन उसकी ड्रेस को साफ करता रहता है। कुछ देर बाद एस्कॉन रुकता है और देखता है कि दाग मिट नहीं रहा है। तनीशिया सोचती है कि क्या पागलपन है, यह सब एक सर्वेंट के लिए स्वाभाविक था, लेकिन तनीशिया को अजीब सा महसूस हो रहा था। तनीशिया को ऐसा इसलिए लग रहा था क्योंकि उसने एस्कॉन
एस्कॉन को सिर्फ दर्द में और टॉर्चर करते हुए ही देखा था, और अगर वह उसके साथ सर्वेंट जैसा व्यवहार करता है तो उसे अजीब सा महसूस होता है। तनीशिया जेंटली एस्कॉन को देखती रहती है। वह अलग ही फीलिंग्स को महसूस कर रही होती है और अपने हाथ को उसके सिर की ओर लेकर जाती है। वह उसके सिर को